गुड मॉर्निंग बेटा। हम 9th क्लास का बेटा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमारे लेसन का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो हमने जैसे शुरू का टॉपिक बेटा पढ़ लिया था कि जैसे फ्रांस से यानी विरासत में यानी लोगों को ये पता चल गया था सबसे पहले फ्रांस में ही क्रांति हुई थी और 1789 में। तो जब फ्रांस में यानी लोगों ने क्रांति की थी तो और देशों को भी इससे सीख मिली थी कि भी जैसे फ्रांस के लोगों ने यानी क्रांति प्राप्त की है तो ऐसे ही हम लोगों ने भी प्राप्त करनी चाहिए। तो ऐसे यूरोप के और एशिया वगैरह के जो देश थे अफ्रीका के थे उन्होंने भी यानी अपने अधिकारों को पाने के लिए क्रांति की। तो जैसे मैंने बताया कि यूरोप में जो तीन वर्गों के लोग उभर कर सामने आए थे, तीन वर्ग जिसमें उदारवादी थे, परिवर्तनवादी थे और रूढ़िवादी थे। तो तीनों के बारे में यानी हमने डिस्कस कर लिया था बेटा। अब जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है आज की वो है बेटा यूरोप में समाजवाद का आना। तो जैसे तीनों के बारे में मैंने पढ़ लिया था, अब यूरोप में समाजवाद के आने के बारे में पढ़ेंगे कि इनका क्या कहना था। तो ऐसे ही बेटा एक वर्ग यानी उभर कर समाजवादियों का भी सामने आया 19वीं शताब्दी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान यानी आकर्षित था, यानी समाजवाद की तरफ यानी समाज में परिवर्तन लाने के बारे में सब लोग। समाजवाद का आना क्या है? सामाजिक जीवन में परिवर्तन आना। तो बहुत सारे लोगों का ध्यान यानी समाज में परिवर्तन लाने के बारे में यानी लोगों का विचार चल रहा था। तो समाजवादी लोगों के विचार क्या थे बेटा? एक तो वे निजी संपत्ति के विरोधी थे। आप ध्यान रखें, जो पॉइंट आपसे बताए जाते हैं बेटा ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं कि समाजवादियों की विचारधारा क्या थी। तो क्या थी समाजवादियों की विचारधारा? कि वे निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के क्या कहना था उनका कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। और वे ऐसा क्यों मानते थे? वे ऐसा इसलिए मानते थे, उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि संपत्तिधारी यानी जिन लोगों के पास संपत्ति है, संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। यानी जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है सिर्फ वो अपने फायदे के बारे में सोचता है और वह उनके बारे में नहीं सोचता जो संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। उत्पादनशील का अर्थ है मजदूर, क्योंकि संपत्ति को उत्पादनशील कौन बनाते हैं? संपत्ति से संपत्ति कौन कमाता है? जैसे मजदूर है बेटा। और संपत्तिधारियों जो संपत्तिधारी व्यक्ति होते हैं उनके कंपनियों में या उद्योगों में काम करके वो उत्पादन करते हैं और उत्पादन जब वो बनाते हैं तो उत्पादन से ही तो संपत्ति प्राप्त होती है। तो इसमें समाजवादियों का क्या कहना था? ये कहना था कि जो निजी संपत्ति का स्वामित्व यानी लोगों के पास नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, वे उसके बारे में नहीं सोचते जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाता है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय यानी उनका क्या कहना था कि एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। यानी उसका क्या मानना था कि जो संपत्ति है यानी समाज पर यानी सभी जो भी सामाजिक सुविधाएं थी यानी सभी लोगों का यानी बराबर का हिस्सा होना चाहिए। तो इससे समाज के सभी तबकों की तरफ ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाए, यानी भाई अपनी विचारधारा को भी फैलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता था? आधार क्या है? अब देखें आगे क्या है। समाजवादियों के पास एक भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादी देखो क्या दृष्टि थी? एक तो वो है निजी संपत्ति का ये अधिकार नहीं चाहते थे, साझा चाहते थे। दूसरा क्या है? कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। सामूहिक क्या है कि भाई जैसे उद्योग हैं या खेती है सभी पर साझा अधिकार होना चाहिए, यानी जो भी लाभ हानि होगा वो भी सभी लोगों में बट जाएगा, यानी सभी का कोऑपरेटिव होता है साझा, यानी साझा होना चाहिए। और इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना में एक नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का भी प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे केवल व्यक्तिगत
पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। यानी जब उन्होंने अपने विचार रखे तो कुछ लोगों का कहना था कि भैया ऐसा नहीं हो सकता कि हम सामूहिक खेत नहीं बना सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से, यानी लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर सरकार चाहे तो सामूहिक खेतों को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फिर क्या हुआ, फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक, कौन चाहते थे, अब आपसे पूछा जा सकता है लुई ब्लॉक के विचार क्या थे। तो लुई ब्लॉक भी बेटा यही चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों को, यानी जो संपत्तिधारी व्यक्ति हैं उनकी जगह पर सामूहिक उद्यमों को, यानी जिस पर सब लोगों का साझाधिकार हो, ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देवे। और कोऑपरेटिव साझा, मैंने बताया है साझा अधिकार होना, कोऑपरेटिव का अर्थ है ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलजुल कर चीज बनाते थे और मुनाफे को भी प्रत्येक सदस्य द्वारा काम के हिसाब से बांट लिया जाता था। ये बेटा आपके समाजवादी लोगों के विचार थे। आपने ये पॉइंट्स जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, अंडरलाइन की है, तो आपने ये ध्यान रखने हैं। इसके बाद बेटा हमारी हेडिंग आती है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को बेटा मजदूरों का नेता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मजदूरों के लिए उनको अधिकार दिलाने में बहुत प्रयत्न किया था। कार्ल मार्क्स और फ्रेड एंगेल्स ने यानी कई ऐसे कदम उठाए जो मजदूरों के अधिकार दिलाने में सहायक सिद्ध हुए। तो मार्क्स का विचार सुने यहाँ पे, औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। यानी कार्ल मार्क्स का विचार क्या था, कार्ल मार्क्स का कहना ये था कि जो लोग उद्योग लगाते हैं वो सिर्फ पूंजीवादी हैं, यानी धन कमाने के लिए। पूंजीवादी सिर्फ उनका मकसद जो होता है वो धन कमाना होता है, और फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है, और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से प्राप्त होता है। यानी जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति को ही पूंजीपति बताया गया है, और पूंजीपति जो मुनाफा कमाते हैं, जो लाभ कमाते हैं, वो किसके कारण कमाते हैं, मजदूरों की मेहनत के कारण। मजदूरों की मेहनत से यानी वो मुनाफा पैदा होता है। तो मार्क्स ने बेटा निष्कर्ष निकाला कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे में संचय यानी कमाते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। ऐसा किसका कहना था, कार्ल मार्क्स का, कि जब तक जो ये पूंजीपति हैं ऐसे ही पूंजीपतियों के द्वारा, यानी जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं इनके द्वारा काम करवाते जाएंगे, तो ये इस तरह ही मुनाफा कमाते जाएंगे और इस तरह धन को इकट्ठा करते जाएंगे, लेकिन इससे मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। और मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है बेटा, कार्ल मार्क्स के विचार में क्या था कि मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को खत्म करना होगा। और मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, यानी एक अलग किस्म का संगठन बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व होगा। उन्होंने भविष्य में के इस समाज को क्या नाम दिया, साम्यवादी या कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया। और मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत मजदूरों की ही होगी, और उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज भविष्य का समाज होगा। ऐसा कार्ल मार्क्स का विचार था, यानी ऐसा कार्ल मार्क्स का सोचना था। इसके बाद है बेटा समाजवाद के लिए समर्थन। हमारी हेडिंग है समाजवाद के लिए समर्थन। तो बेटा 1870 के दशक तक आते आते समाजवादी पूरे यूरोप में फैल चुके थे। कौन से समाजवादी, जो यानी कार्ल मार्क्स, अब हमने पढ़ा है कार्ल मार्क्स के साथ यानी मजदूर थे, और कार्ल मार्क्स निजी संपत्ति का स्वामित्व के विरुद्ध थे। तो अब जो वे समाजवादी लोग थे बेटा, यानी पूरे यूरोप में जितने भी देश थे उनके विचार यानी पूरे यूरोप में फैल चुके थे, और अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने यानी भाई इनके जो विचार हैं उनको और अधिक प्रभावित किया जाए और अधिक विशाल बनाया जाए, तो समाजवादियों ने क्या किया,
द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली। ये भी आपने इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने ध्यान देना है कि समाजवादियों ने यानी अपने विचारों को पूरे यूरोप में फैला दिया और पूरे यूरोप में यानी अपने विचारों को प्रभावित करने के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए उन्होंने द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली। इसके बाद बेटा इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूर, इंग्लैंड याद रखें और जर्मनी के मजदूरों ने भी अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए एक संगठन जारी किया, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को सभी जगह फैला दिया था। तो इससे इंग्लैंड और जर्मनी के जो मजदूर थे उन्होंने भी अपनी स्थितियों को बदलने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। संकट के समय अपने सदस्यों की मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों में कोष स्थापित किए गए और काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए यानी इन्होंने भी अपना आवाज़ उठानी शुरू कर दी। जर्मनी में किस पार्टी का गठन हुआ? डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी रिश्ते हो गए। किस किस के? यानी जो समाजवादी लोग थे और जिसने कम्युनिस्ट पार्टी की या साम्यवादी की स्थापना की थी कार्ल मार्क्स ने, और डेमोक्रेटिक पार्टी में यानी गहरे रिश्ते हो गए। और संसदीय चुनाव में ये पार्टी की मदद यानी जब संसदीय चुनाव होते थे दोनों ही ये एक दूसरा मिलकर यानी मदद करते थे। इसके बाद बेटा हमारा टॉपिक है 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम पर एक अलग पार्टी बना ली थी। तो आपने ब्रिटेन में किस पार्टी का गठन हुआ? लेबर, यानी लेबर पार्टी के नाम से उन्होंने एक अलग से लेबर पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी ये नाम आपने ध्यान रखने हैं, फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसी पार्टी का गठन हुआ था। तो सभी के आपने ये नाम रखने हैं, जैसे मैंने सबसे पहले सामने कम्युनिस्ट पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी में, ब्रिटेन में कौन सी पार्टी? लेबर के नाम से, और फ्रांस में कौन सी? सोशलिस्ट पार्टी से। लेकिन बेटा जो 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए। 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे, उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में किस किस का? रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। इसके बाद बेटा हमारी हेडिंग आती है रूसी क्रांति। ये हम बेटा कल पढ़ेंगे रूसी क्रांति के बारे में। थैंक यू बेटा।